Hello friends, welcome to our YouTube channel Future Maker. Now available for your dreams. Friends, हम UPSSC पैट के लिए जो आपकी सीरीज चला रहे हैं उसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़। और चलते हैं आज आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए फ्रेंड्स, जो नीति आयोग है वह पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और ये नीति आयोग जो बना है वो कब से बना है? 2015 से। फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ए है बुनियादी ढांचे का विकास, बी बंदरगाहों का विकास, सी उद्योगों का विकास, या डी ऑप्शन है आपका कृषि का विकास। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि का विकास। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी है आपका 1958, ऑप्शन डी है 1964। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय असंतुलन का उन्मूलन, ऑप्शन बी है भोजन कार्य और उत्पादकता, ऑप्शन सी है सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास, या ऑप्शन डी है गरीबी का उन्मूलन। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक योजनाओं की अवधि कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1964-66 से लेकर 1967-69 तक, ऑप्शन बी है 1966-67 से 1968-69 तक, ऑप्शन सी है 62 से 65 और 66-68 तक, या ऑप्शन डी है 1960-64 से 1967-68 तक। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966-67 से लेके 1968-69 तक वार्षिक योजना चली हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग की जगह ली है? दोस्तों ऑप्शन ए है लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी सिविल सेवा आयोग, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो जैसे कि मैं पहले भी क्वेश्चन में आपको दोस्तों बता चुका हूं, तो इसका जो स्थान लिया है नीति आयोग ने, किसका लिया है? तो ये आपका लिया है ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अपना कोई क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1950। तो दोस्तों आपको पता है कि योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था और आपका जो विकास परिषद है उसका ये किया गया था 1952 में। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? ऑप्शन ए है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन से पहले अब मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको योजना जो चली हैं वो कहाँ से कहाँ तक चली हैं और उनकी योजनाओं का जो मॉडल है वो किस पर आधारित था। दोस्तों योजनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है और आप किसी भी पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं सभी पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से करवा रहा हूँ आपको। आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको सभी चीज़ें करके भी जानी है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक। देखिए इसका जो मॉडल है वो है हेरोल्ड डोमर मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बार।
इस योजना में क्या हुआ था? इस योजना में कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया गया था दोस्तों। यह योजना सफल साबित हुई क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादकता में क्या 3.6 की दर से बढ़ोतरी हुई थी। देखिए, भांगड़ा नागल, हीराकुंड और मैट्यूर बांध की प्रमुख बांध परियोजनाएं भी इस योजना के दौरान ही शुरू की गई थी। इस योजना के अंत तक 1956 में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान, जिन्हें हम IIT बोलते हैं, शुरू किए गए थे। प्यारे मित्रों, इसी पंचवर्षीय योजना में आपका सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, इसका जो मॉडल है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महान लनोविस मॉडल है इसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना की अवधि आपको याद रख लेनी है 1956 से 1961 तक। इस योजना ने औद्योगिक उत्पादकों और तेज़ी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। देखिए, जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ये इसी योजना के तहत शुरुआत किए गए हैं। और इस योजना की जो लक्षित विकास दर थी वो थी 4.5 और वास्तविक जो विकास दर है वो आपकी 4.2% रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? तो 61 से 66 तक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और उद्योगों की वृद्धि पर जोर दिया है। इस योजना का जो मॉडल है, देखिए, गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है इसे। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना था। लेकिन 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण और ख़राब मौसम के कारण भारत यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है जब किसी से, आप देखेंगे कि युद्ध वगैरह होते हैं तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं युद्ध के, तो उसी की वजह से ये क्या था, ये योजना जो इसकी जो लक्षित विकास दर थी वो थी 5.6, लेकिन एक्चुअल में इसने किया था 2.4 केवल वृद्धि। तो आप देखेंगे कि देखिए युद्ध की वजह से कितना नुकसान हुआ है भारत का, कि इस योजना का बिल्कुल ही सुप्लस ऑफ हो गया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं। देखिए, यहाँ पर थर्ड जो आपका योजना चली थी उसके बाद में तुरंत बाद में प्लान हॉलीडे आ गया था, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से विफल रही थी योजना, क्योंकि युद्ध हुए थे और सूखा और अकाल पड़ गया था मौसम ख़राब होने की वजह से। तो उसके बाद में 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे आया था। तो इसमें देखिए 66 से 69 क्या था? प्लान हॉलीडे। तीसरी योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलीडे घोषित करने के लिए मजबूर थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। तो अभी वार्षिक योजना का क्वेश्चन हमने किया है और ध्यान रखना है। उसके बाद में कृषि, इसकी संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद में प्यारे मित्रों, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच में चली और इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना की जो लक्षित विकास दर थी वो थी 5.6 और वास्तव में इसने कितनी प्राप्त करी? 3.3। दैट मीन्स ये भी आपकी योजना एक तरीके से विफल रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा देना, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया। योजना का मसौदा प्रमुख राजनीतिक PD धर द्वारा तैयार किया गया था। यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया, यानी 1978 में। इसकी लक्षित विकास दर 4.4% थी। तो इसकी जो वास्तविक वृद्धि दर है वो है आपकी 4.4। एक्चुअल में जितनी इसने प्राप्त करनी थी लक्षित दर, उतनी इसने प्राप्त कर ली थी। तो एक प्रकार से सफल परियोजना रही। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परियोजना के बारे में जानते हैं। देखिए, इसके तुरंत बाद रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई जो छठी पंचवर्षीय योजना थी 78 से 83 को पेश किया। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस दोबारा से वापसी आई सरकार में और सत्ता में आने के बाद इस योजनाओं को पहले खारिज कर दिया। उसके बाद नई छठी योजना बनाई। पहली वाली जो योजना
थी उसको रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मॉडल द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना है वो है 1980 से 85 तक। इस पंचवर्षीय योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी सफलता थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.2 और वास्तविक जो वृद्धि दर है वो आपका 5.4%। तो ये सफल योजना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं अपनी अन्य योजनाओं के बारे में। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 85 से 90 तक चली है। इसी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। यह योजना सफल रही। इसकी लक्षित विकास दर 5% और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी। देखिए, वार्षिक योजनाओं के बारे में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वार्षिक योजनाएं 1989, 91 और 91-92 में वार्षिक योजनाएं चली गई हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई 5 वर्षीय योजना लागू नहीं की गई। 1990-92 के बीच अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। 91 में विदेशी मुद्रा भंडार के कारण संकट का सामना करना पड़ा। उस वक्त केवल $1 के भंडार देश के पास बचे थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार को लॉन्च किया, जिसने लगभग राष्ट्र को दिवालिया होने के कगार से वापस ले आया। यही से भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं 9वीं योजना के बारे में। मेरे दोस्तों, योजना जो है वो 1997 से 2002 के बीच में चली। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। इसके अलावा न्याय व समानता के विकास पर भी जोर दिया। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाई। सभी लोगों को भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था इसका। उसके बाद जनसंख्या पर नियंत्रण करना इसका एक उद्देश्य था। इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 6.5 थी और वास्तविक जो वृद्धि दर थी वो 5.40 थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो थी 10वीं वो 2002 से 2007 के बीच में रही। उसके बाद में जीडीपी जो वृद्धि दर है वो 7.7 रही और इस उद्देश्य जो था योजना का वो देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इस योजना के दौरान $7.5 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य रखे गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च 7% से अधिक वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर अब तक की किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी। जो लक्षित वृद्धि दर है वो 8.1 और वास्तविक वृद्धि दर 7.3 थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं 11वीं परियोजना के बारे में। देखिए दोस्तों, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 2007 से 12 के बीच में चली है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक करना था तथा 12वीं योजना में इसे 10% बनाए रखना था ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके। राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। 70 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करना था इसका लक्ष्य। 5% से कम शिक्षित बेरोजगारी को कम करना। 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि करना। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिंग अनुपात की दर को 2011 तक 935 करना और इसे 16-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी 11वीं परियोजना। उसके बाद में चलते हैं वार्षिक परियोजना जो है 12वीं जो कि अंतिम है उसके बारे में जान लेते हैं। 2012 से 17 के बीच में रही है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास
इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10% तक कम करना। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं। देखिए इस स्लाइड में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें को देखने को मिलेगा। जैसे देखिए भारत में कितने सार्वजनिक बैंक हैं। तो मेरे दोस्तों इस समय भारत में वर्तमान में कितने 12 सार्वजनिक जो बैंक हैं। देखिए पहला जो बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक। इसमें आपको पता है 2019 में देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय के साथ में अब पंजाब नेशनल बैंक को 2 जो अन्य बैंक थी उनके साथ में विलय कर दिया गया था। उनके नाम यहाँ पर मैंने बता दिए हैं आपको। एक है कैनरा बैंक, उसके बाद में कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के साथ विलय कर दिया है इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय के साथ में इसको अब रखा गया है। बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया है, विलय कर दिया है। उसके बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका 9वां है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, 10वां है यूको बैंक, 11वां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और 12वां है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों उसके बाद में बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ऑप्शन ए है नॉर्मन बोरलॉग, बी है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है राजकृष्णा, ऑप्शन डी है आर.के. वी राव। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में ये हैं भारत के और ये हैं विश्व के। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये हैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। जो हरित क्रांति है उसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद में जो आपकी श्वेत क्रांति है उसका दूध उत्पादन से मतलब है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। नेक्स्ट है आपका लाल क्रांति, ये है आपकी टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाएं। दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ कृषि क्रांतियां हैं और इनका जो संबंध है वो किस चीज़ से है ये आपने इस स्लाइड में जाना है। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कृपया इन्हें इग्नोर ना करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी। तो ये है आपका ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से, ऑप्शन बी है कर प्रशासन, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध या ऑप्शन डी है रेलवे किराया भाड़ा। तो दोस्तों सरकारिया समिति आपकी है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, ऑप्शन बी कर संरचना सुधार संबंधी, ऑप्शन सी है बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी और ऑप्शन डी है पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन सुधार संबंधी। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक करंट का क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न हाल में ही 2020 टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक के शुभांकर लॉन्च किए गए हैं। वे हैं मुमुक एवं टॉम, ऑप्शन बी है विनीसियस एवं मैंडविले, ऑप्शन सी है सुहोराग एवं बदावी, ऑप्शन डी है मिराइतोवा एवं सोमाइटी। तो दोस्तों जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, देखिए ऑप्शन डी है आपका मिराइतोवा और सोमाइटी। देखिए मिराइतोमा जो है
वो आपका टोक्यो ओलंपिक से है और पैरा ओलंपिक के जो शुभंकर हैं वो हैं सोमाइटी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है आपका यूएस ओपन के विजेताओं की सूची।